गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, अब जो है वो हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना हमने शुरू कर लिया है, जिसका नाम है बहुपद। तो इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे। आज देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो बहुपद के बारे में हम पढ़ चुके थे, फिर हमने पढ़ा समीकरण के बारे में भी, और हमने फिर पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में भी। इसको हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको दोबारा से थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही अभी। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी मुझे नए नजर आ रहे हैं, तो फटाफट से इसको देखते हैं क्या होता है। बहुत आसान है। एक चर वाला रैखिक समीकरण, देखिए जैसा इसका नाम है वैसा ही ये दिखने में भी होगा। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ इसका नाम। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले इसमें लिखा है एक चर, तो पहले उसको हम समझेंगे कि ये एक चर से इनका मतलब क्या है। और दूसरी इसमें लाइन लिखी गई है रैखिक, तो समझेंगे कि इस रैखिक शब्द का मतलब क्या है। और तीसरी यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है समीकरण, तो सीखेंगे ये समीकरण शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो एक चर का मतलब होता है, सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि चर क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि चर क्या होते हैं। तो आपने जो है वो इन सभी को इंग्लिश में देखा होगा, ABCD से लेकर के जो है वो XYZ तक आपने इन सभी को इंग्लिश में देखा है, इंग्लिश की बुक में देखा है। बचपन में हम इनको इंग्लिश में पढ़ते थे। फिर क्या हुआ, हम थोड़े से बड़े हुए तो हमने इन्हें मैथ में देखना भी शुरू कर लिया। तो जब ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स हमें अपने मैथ में नजर आते हैं, तो हम इनका नाम बदल के चर रख लेते हैं। क्या करते हैं हम इनका नाम बदल के रख लेते हैं चर। अब कैसे याद रखें, कैसे हम इनका नाम याद रखें? तो इतना याद रखो कि ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट है ये चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, कभी मैथ में, कभी इंग्लिश में, कभी मैथ में, कभी इंग्लिश में। तो हम इन्हें कहेंगे ये चलते रहते हैं, इसलिए ये चर है। ये चलते रहते हैं इसलिए ये चर है। अब हमने इनको, अगर ये चल रहे थे तो इसका नाम चल ही रख लेते। इसको चर क्यों रखा, लिखा? तो ऐसे ही मजाक कर लेते थे थोड़ा सा। हमने सोचा कि इंग्लिश है, इसे हिंदी कहाँ समझ आएगी, अगर हम चल लिखेंगे तो क्या पता इसको पता लग जाए हम इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि चलता रहता है इधर उधर। तो हमने चुपके से ल की जगह पे लगा दिया र, कि इसको पता भी ना चले कि हमने इसका नाम कुछ अलग रखा है और हमारा काम भी बन जाए। ठीक है, चलो, तो मतलब अपने बस इतना याद रखना है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट है वो जब मैथ में हमें नजर आते हैं तो हम उनको कहते हैं चर। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि आपका जो समीकरण होगा उसमें सिर्फ एक ही चर होना चाहिए। एक ही चर का मतलब कि इंग्लिश का एक ही अल्फाबेट आपको दिखना चाहिए। ठीक है तो क्या होना चाहिए, अगर आप ए लिख रहे हो तो आपको ए का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप बी लिख रहे हो तो बी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप डी लिख रहे हैं तो डी का ही यूज करो, और अगर आप एक्स लिख रहे हो तो एक्स का ही यूज आपने करना है। ये इसका मतलब है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने समीकरण में ए लिख दिया एक बार तो अब आप इसमें और ए नहीं लिख सकते। ए चाहे आप 50 बार लिखो, पर जब तक वो ए है तब तक उसको हम कहेंगे कि एक ही चर है। चाहे आप डी लिख रहे हो, आप लिख रहे हो D² प्लस डी प्लस डी की पावर 18। ठीक है, आपने यहाँ पर डी को बेशक ही चाहे 3 बार लिखा, पर था तो वो डी ही, नजर तो मुझे यहाँ पे डी ही आ रहा है, तब भी मैं इसको एक चर वाला ही कहूंगी। तो आप सभी को अगर समझ आ गया एक चर से मतलब क्या है तो बताइए, और तो वाई टाइप कर दीजिए। अभी यस भी पूछे, यस जो नया, मैम। अगर कोई नया बच्चा है जो आज पहली बार क्लास में, उनको कोई डाउट है तो पूछे। ठीक है, दोबारा से इसको हम समझेंगे विद एग्जांपल। तो एक चर का मतलब कि एक ही चर होना चाहिए, और रैखिक का मतलब अगर हम सीखें तो रैखिक होता है कि आपका जो बच्चों समीकरण है उस समीकरण की जो सबसे बड़ी घात है, क्या है? सबसे बड़ी जो घात है कितनी होनी चाहिए बताइए, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक सबसे। हाँ, एक होनी चाहिए। मैम ठीक है, एक हाँ अभी माइक ऑफ करें, अभी हम समझ रहे हैं तो बेटा फटाफट से आंसर देने के बाद माइक ऑफ कर लिया करें कि सबसे बड़ी जो घात है वो होनी चाहिए एक, तभी हम उसको रैखिक कहते हैं। कब? जब सबसे बड़ी घात एक हो जाती है। अब अगर हम बात करें समीकरण की, तो समीकरण
को कैसे पता लगाया जाए कि ये जो हमने चीज लिखी है ये समीकरण है या नहीं है? तो इसमें दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज एक समीकरण में होती है कि उसके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी और उसके पास राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। और दूसरी चीज जो समीकरण में होती है, दूसरी चीज जो समीकरण में होती है बेटा, हाँ लेकिन अभी ठीक है, लेकिन अभी बेटा माइक ऑफ रखे, अभी आप नहीं बोले, अभी मैं बाकी बच्चों को समझा रही हूँ, नए बच्चों को, ठीक है। जैसे आपको मैं पूछूंगी तो आप फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज होती है बराबर है का निशान या फिर इक्वल टू का साइन, ठीक है। या तो बराबर है का निशान आप इसको हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में कहते हैं इक्वल टू। तो ये निशान भी होना बहुत बहुत जरूरी है। तो एक चर मतलब एक ही चर हो, चाहे वो x+1 लिखो या y² + y⁻10 लिखो, एक ही चर जब तक इस्तेमाल हो रहा होगा तब तक कहेंगे हम उसको एक चर वाला। और सबसे बड़ी घात होनी चाहिए एक, और होना चाहिए वो एक समीकरण। अभी करते हैं इसके कुछ उदाहरण, और ताकि आपको और अच्छे से जो है वो समझ आ सके। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं। x³ -x⁴ जमा x⁵ जमा 6x-3। बच्चों बस मुझे 1 मिनट का समय दें, 1 मिनट का समय दें, तब तक के लिए आप इसका आंसर बताएं। मैम ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, और इसका रीजन भी बताएं। यस मैम, क्योंकि मैम इसकी अधिकतम घात 5 है। और मैम इसमें है ना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं है, और इज इक्वल टू का निशान भी नहीं। हाँ ठीक है, हाँ इक्वल टू का निशान भी नहीं है, वेरी गुड, ये भी इसमें नहीं था। एक तो इसमें घात देखिए कितनी है, घात बड़ी है, और इक्वल टू का निशान भी नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, तो रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। तो अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बस 1 मिनट में यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजूंगी कि एक बच्चे की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। चलो, तो अभी हम क्या कह रहे थे कि ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, तो ध्यान से देखिए। क्योंकि अगर हमें किसी को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहना है तो उसमें तीनों चीजें होनी चाहिए। पहला उसमें होना चाहिए कि उसमें सिर्फ एक ही चर हो, ठीक है। दूसरी बात उसमें होनी चाहिए कि बच्चों वो रैखिक हो। और तीसरा उसमें होना चाहिए कि वो कैसा हो, तो वो समीकरण हो। कैसा हो, वो एक समीकरण हो, ठीक है। तो देखिए, एक ही चर इसके पास है। क्या इसके पास एक चर है? जी हाँ, इसके पास एक ही चर है। क्या ये रैखिक है? नो मैम। रैखिक मतलब नो सबसे मैम, सबसे बड़ी घात एक, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है? 5 5। 5। ठीक है, सबसे बड़ी घात यहाँ पर है 5, लेकिन रैखिक में कितनी होनी चाहिए? तो रैखिक में होनी चाहिए सिर्फ एक। और सिर्फ एक। तो ये रैखिक नहीं है। क्या ये समीकरण है? नो मैम। नहीं, ये समीकरण भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो बराबर है का निशान नहीं है। जब बराबर है का निशान ही नहीं, तो ये समीकरण भी नहीं, ठीक है। नहीं है। हाँ, चलो, तो ये सभी को समझ आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो बस आपने तीन चीजें देखनी है, तीन में से अगर एक भी चीज मिस हो गई तो आप कहेंगे ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। x+y = z, बताइए क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? नो नो मैम। मैम, नो मैम, नो मैम। नो मैम, रीजन भी बताएं। मैम क्योंकि इसमें है ना 3 चर है। एक चर नहीं है। क्योंकि मैम इसमें है ना 3 चर है और रैखिक समीकरण में एक चर होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, और बताएं, क्या ये समीकरण है? यस यस मैम। मैम। ठीक है, और देखिए तो यहाँ पर हमने कहा कि इसमें जो है वो तीन चीजें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए उसमें एक चर, लेकिन जब हमने पहली कंडीशन को चेक करना चाहा तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं थी, इसमें एक चर नहीं था। इसमें कितने चर हैं? 3। तीन चर है, ठीक है। इसमें कितने चर हैं? तीन चर हैं। नाम बताइए कौन कौन से? तो पहला है एक्स, दूसरा है y वाई, और z। तीसरा है जेड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें
तो दूसरे हमने देखना था कि क्या ये रैखिक है, तो बताइए क्या ये रैखिक है? यस मैम। हाँ, ये यस रैखिक मैम। है। ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? एक है। एक। कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर तो कोई घात लिखी नहीं, तो कैसे एक? तो बच्चों क्या होता है, जब हमें यहाँ पर दिख रहा हो कि कोई घात नहीं लिखी है, तो हमेशा हमें ये मानना होता है कि उसकी घात में एक है। ठीक है, जब कोई घात नहीं लिखी गई हो तो हम ये मान के चलते हैं कि घात में जो है वो एक है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो क्या ये समीकरण है? यस मैम। ये यस एक मैम। समीकरण है। इसके पास लेफ्ट हैंड साइड भी है, इसके पास राइट हैंड साइड भी है, और इसके पास बराबर है का निशान भी है। तो ये समीकरण भी था, ये समीकरण भी है। तीसरी और दूसरी कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली थी, लेकिन पहली कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, जिस वजह से हम इसे एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। अगर कोई एक भी चीज ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो हम इसको वो नाम नहीं देंगे। तो अब बताएं, अब आप सभी बच्चों को समझ आ गया क्या होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, या अभी भी किसी बच्चे मैम। का कोई डाउट है? छोटे से बड़े से बड़ा तो पूछे, क्योंकि अब हम करने वाले हैं पोल में क्वेश्चन, तो इसलिए पूछ लीजिए डाउट है तो। नो मैम। मैम ठीक इससे है, पहले कोई क्वेश्चन हुआ था पोल में? नहीं बेटा, इससे पहले अभी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी होने वाला है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर से सुन लो, एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक ही चर का इस्तेमाल हो। बेशक उस चर को 10 बार लिखो, बेशक आप y को यहाँ पर 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, पर जब तक वो y है तब तक वो एक चर वाला ही कहलाया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है रैखिक। तो रैखिक मतलब चर की जो घात है, ये हमारे चर है, इनकी जो घात है सबसे बड़ी एक होनी चाहिए। एक से बड़ा आपको कुछ दिख गया तो साफ साफ मना कर देना। ठीक है, और तीसरी बात, वो एक समीकरण होना चाहिए, उसके दो पक्ष होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होनी चाहिए, और साथ में होना चाहिए तो बराबर है का निशान। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में, पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नहीं थे, क्यों नहीं थे? क्योंकि ये रैखिक नहीं है और ये दो चरों वाला है। यहाँ पर ये रैखिक है क्योंकि देखिए तो यहाँ पर ये y है एक चर वाला, और ये भी y है, y y ही हमें इसमें चर नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक चर वाला ही कहलाया जाएगा। तो चलिए अभी ये आपकी चैट ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन में अच्छे से समझा दूंगी, उसके बाद आप बिल्कुल ध्यान से उसको देखिएगा। ठीक है, तो आपने पहचानना है यहाँ पर फिर से कौन है जिसको आप एक चर वाला रैखिक समीकरण कहोगे। देखो मैंने तीनों कंडीशन यहाँ लिख ली है कि एक चर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए और समीकरण होना चाहिए। इन तीनों में देखिए कौन एक ऑप्शन ऐसा है जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन भी सुन लो, पहला ऑप्शन है x जमा में 5, दूसरा ऑप्शन है x जमा में 5 बराबर है y, तीसरा ऑप्शन है x जमा में 5 बराबर है 0, और चौथा ऑप्शन है x की घात 2, ध्यान से x की घात 2 जमा 5 बराबर है 0। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में ये तीनों चीजों को पता करो, जिसमें तीनों में टिक लग गया वो आपका आंसर होगा, जिसमें एक भी कंडीशन कट हो गई वो आपका आंसर नहीं होगा। सभी बच्चे ध्यान से अपना आंसर पोल में देंगे, जिस बच्चे का गलत होगा वो मुझसे अपना डाउट बाद में जरूर जरूर पूछना, क्योंकि मैं पूछूंगी किसका सही किसका गलत, किसने किस ऑप्शन पे टिक किया, मैं सबसे पूछूंगी। इसलिए बिल्कुल ध्यान से आंसर दो, कोई जल्दी नहीं है, सोचो, सवाल को समझो, तीनों कंडीशन को अच्छे से देखो कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन इसको पूरा कर रहा है, उस ऑप्शन को अपना आंसर मान लो। ठीक है, चलिए तो अभी देखें तो 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों ने गलत कर दिया। बेटा समीकरण में क्या क्या होता है ध्यान दें, समीकरण में दो चीजें होनी चाहिए, बहुपद की बात नहीं हो रही, समीकरण की बात हो रही है। चर एक हो, सबसे बड़ी घात भी एक हो, और साथ में बराबर है का निशान भी हो। चर एक हो, घात एक हो, घात में 1 हो, ठीक है, और बराबर है का निशान भी हो, उसी को हम कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, सॉरी 20 बच्चे हैं, 20 में से 15 बच्चों के आंसर तो आ गए, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। 11 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी के बच्चे भी आंसर दे दीजिए।
16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी 11 बच्चों के सही, 5 बच्चों ने कर दी है थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़। कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, ध्यान से अपना आंसर करें। सही गलत बात की बात है, पर ट्राई सभी करेंगे। मुझे हर एक बच्चे का आंसर पोल में चाहिए। सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, गलत होता है तो भी कोई बात नहीं, सीखेंगे समझेंगे कहाँ गलती हुई होगी। तो अभी 4 बच्चे रहते हैं। अभी हम करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि 16 बच्चे आंसर दे चुके हैं। जिन 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, अच्छा हैंड रेज करो, हैंड रेज करो सबसे पहले तो, जिसने आंसर दे दिया। हैंड रेज करने के लिए आपको जो है वो 3 डॉट दिख रहे हैं, साथ में एक हाथ का निशान होगा, उस हाथ के निशान पे क्लिक करो तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। ठीक है, पायल, मधुरानी, अनुज, महेश, वर्षा, प्रदीप, पूजा, नितिन, पायल, एकता, कपिल, कुमुद और बबीता कुमारी जी के नाम से जो हैं, तनुष जी के नाम से जो हैं, और ऋतिक, ये बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। जया, रोहित, डेविड, मनीष अपना अपना आंसर दे दीजिए फटाफट से। जया, डेविड, रोहित और मनीष, आप अपना आंसर दे दीजिए बच्चों। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। अभी तक 16 ही बच्चों के आंसर आए हैं, तो जिन्होंने आंसर नहीं किया प्लीज आंसर कर दे। करते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, नहीं है, हाँ जी बेटा, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। आप क्या आपको पोल नजर नहीं आ रहा, ऐसा कह रहे हैं आप? यस मैम। अच्छा, आपको देखिए, आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे नीचे, इस पे क्लिक करो, 3 डॉट पे क्लिक करो। ठीक है, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। बताएं जरा, आपके फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है? नो मैम। ठीक है, तो इसका मतलब आपके फोन में शायद वो नहीं सपोर्ट करेगा। कोई बात नहीं, बाकी बच्चे आंसर दे दीजिए। आप अपना आंसर बेटा चैट में दे देना। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल एंड हो चुका है। 16 बच्चों के आंसर आ चुके थे। डेविड, आप एक बार गूगल मीट को अपडेट करके देखना। ठीक है, अपडेट करने के बाद क्या पता ऑप्शन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, गारंटी नहीं है, पर ट्राई कीजिएगा एक बार। ठीक है, चलो तो बताइए सभी अपना अपना आंसर। सी। 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 ठीक है, आप कह रहे हैं C। मैम बी। ठीक है, अभी बेटा माइक ऑफ रखें। पूजा बेटा माइक ऑफ रखें। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ऑप्शन नंबर ए पे किस किस ने टिक किया, हैंड रेज करो। बाकी सभी हैंड डाउन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए पे कितने बच्चों ने टिक किया, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। ठीक है, तनुष जी के नाम से जो है, बेटा अपना नाम बताएं। आपका नाम मुझे याद नहीं रहा, अभी आपने लिखा था बट मैं भूल गई। तनुष जी के नाम से जो है, और किसने किया था ऑप्शन नंबर ए पे टिक? मोनिका, आपने भी ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया था बेटा? अच्छा, पायल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में देखिए तो क्या नहीं है, बराबर है का निशान नहीं है। देखो, समीकरण में बराबर है का निशान होना जरूरी होता है। तो पहली कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर ली। पहली कंडीशन तो क्या यहाँ मैम? पहली कंडीशन तो यहाँ पर, मैम पोल था। हाँ जी बेटा, पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, दूसरी भी पूरी हो गई, पर तीसरी नहीं हो पाई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी में बताइए कौन सी चीज गलत है, या कौन सी चीज इसने सेटिस्फाई नहीं की। बताएं ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों है? जो बच्चे सी क्योंकि कह रहे मैम हैं ऑप्शन इसमें नंबर, 2 चर हैं। वेरी गुड। देखो, इसमें एक 2 एक्स चर था है। यहाँ पर और एक वाई था यहाँ पर, इसमें 2 चर थे, तो इसने पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। ये एक चर वाला नहीं है, रैखिक था, समीकरण भी था, लेकिन इसमें एक चर नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो देखिए, इसमें एक चर भी है, एक्स अकेला है, रैखिक भी है, इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, और साथ ही साथ ये एक समीकरण भी है। तो इसने तीनों कंडीशन को पूरा कर दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा बताइए ऑप्शन नंबर डी गलत क्यों? ये और ये देखने में तो बिल्कुल सेम है, फिर इसको गलत नहीं है, इसकी घात 2 है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात है 2, और रैखिक समीकरण कहता है कि सबसे बड़ी घात मुझे 1 चाहिए। अगर 1 है तो रैखिक बोलो, 1 से बड़ा है तो उसको रैखिक मत बोलना।
तो पहला इसने फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई किया, थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया, लेकिन सेकंड को नहीं कर पाया, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को भी गलत कर दिया। अभी बताएं जिन बच्चों ने आप पोल में आंसर दिया था या जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं भी दिया था, जिसका भी गलत हुआ या जिसको भी डाउट है, तो अपना डाउट मुझसे अभी के अभी पूछे। अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो बच्चों, डाउट है तो पूछ लो। नो ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी एक और क्वेश्चन पोल में आने वाला है तो उसको भी कर लेते हैं। तो अभी के लिए आपकी चैट होने वाली है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है, दोबारा से आपने यही पहचानना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन है। एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन है, चार ऑप्शन में से वो कौन है जिसको आप एक चर वाला भी कहोगे, रैखिक भी कहोगे और समीकरण भी कहोगे, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण कहोगे। तो पहला ऑप्शन है y की घात में 2 माइनस वाई जेड माइनस जेड की घात में 2 माइनस वाई बराबर है 0। दूसरा ऑप्शन है x प्लस जेड बराबर है y। तीसरा ऑप्शन है x की घात में 2 माइनस x बराबर है 8। और चौथा ऑप्शन है x जमा 5 बराबर है 3x। ठीक है, तो देखिए, हाँ अभी पोल ऑन होने वाला है, बस 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय मुझे दें। चलो ध्यान से देखो, जिसमें एक ही चर हो, सबसे बड़ी घात एक हो और बराबर है का निशान हो, वही कहलाता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। तीनों कंडीशन को जो पूरी करेगा उसी को आप ये नाम दोगे, जो इन तीनों कंडीशन को पूरा नहीं करेगा उसको हम ये नाम भी नहीं देंगे। तो 10 बच्चों के आंसर अभी आ चुके हैं और 9 बच्चों के सही, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, अभी 2 बच्चों के गलत हो चुके हैं, लेकिन कोशिश सभी करें, अपना अपना आंसर पोल में सभी बच्चे दें। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं जिसमें से 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं जिसमें से 13 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 16 बच्चों के आंसर आए। बेटा ऐसा नहीं आप आंसर दे सकते, आपने कभी भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, ये आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो बाकी बच्चे सुन के ना करें, अपने अपने जो भी जितना आपको समझ आया है उस हिसाब से अपना आंसर दे। ठीक है, तो और आप बेटा ध्यान रखें एक बार कि पोल जब चल रहा हो तो आप माइक पे आंसर नहीं देंगे, ये एक टेस्ट है। ठीक है, तो इसको टेस्ट ही रहने दें, आप एक दूसरे को आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। अभी क्लास में हमारे पास है 19 20 21 23 स्टूडेंट्स क्लास में है, जिसमें से 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ज्योति ने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया है, तो अभी देखते हैं। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, फटाफट से अपना आंसर दीजिए। 6 बच्चे अभी भी क्लास में ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो भी अपना आंसर दो। करते हैं 10 सेकंड का वेट, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया प्लीज अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा सागर, आपने पोल में आंसर दे दिया है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सागर? यस मैम। पोल में आंसर आपने दे दिया है? ठीक है, तो अभी के लिए पोल हो चुका है। तो आपने पहले नहीं बोला। अच्छा, आपको पोल में आंसर देना आता है बेटा, कैसे देते हैं? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, आप मुझसे पूछना आपको चाहिए था, आपने पूछा क्यों नहीं बेटा? चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊंगी आपको। अभी इसका आंसर चैट में दे दो, नेक्स्ट आपने फिर पोल में ही देना। मैम आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर आंसर। नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक चर है। जी हाँ, इसमें एक ही चर है और उसका नाम है एक्स। क्या ये रैखिक है? तो हाँ ये रैखिक भी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात है 1। ठीक है, और क्या ये समीकरण है? तो ये समीकरण भी है, क्योंकि इसमें बराबर है का निशान। हाँ, और लेफ्ट हैंड साइड है,
राइट हैंड साइड है और साथ में है बराबर है का निशान। चलिए, तो ये था हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब बढ़ते हैं आगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछे, नहीं है डाउट तो वाई टाइप कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हमारा ये टॉपिक हो चुका है खत्म। अब हम पढ़ेंगे कि किसी समीकरण का हल जो है वो कैसे निकाला जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि समीकरण क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे दिखते हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे समीकरण का हल किस विधि द्वारा, तो पक्षांतरण विधि द्वारा। ठीक है, पक्षांतरण विधि बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार विधि है अगर आपको इसके रूल पता है तो। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज मेथड, हिंदी में कहते हैं पक्षांतरण विधि। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एक समीकरण के हल का मतलब होता क्या है। अगर आपको कहा मैंने कि x प्लस 5 बराबर है 6, इस समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या इस बात से समझते हैं? आपने इसमें किसको ज्ञात करना है? मैम एक्स को। x को। हाँ, x को हमने ज्ञात करना है। तो होता क्या है, समीकरण का हल क्या होता है कि उस समीकरण में जो उपस्थित चर है, असल में समीकरण का हल होता है कि चर का मान ज्ञात करो, चर की वैल्यू ज्ञात करो। वैल्यू हमेशा मैथ में होती है, संख्या में होती है, नंबर में होती है। अभी यहाँ पर x लिखा गया है, लेकिन असल में x का एक मान है, एक वैल्यू है जो कि गणित की संख्या के रूप में है। क्या है बताइए फटाफट से, अगर आपको आता है इसे सॉल्व करना तो। x की वैल्यू कितनी है? मैम एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, वेरी गुड। x बराबर है 1, 1 जमा 5 बराबर है 6। ठीक है, तो अभी इसी से एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि आपने x की जगह पर 1 ही क्यों लिया? क्योंकि मैम यहाँ पर 1 जमा करेंगे तभी 6 आएगा, और 5 को इस 6 के साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, देखिए बहुत बहुत अच्छा इन्होंने आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा, वेल डन। अभी देखिए तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब इसको समझते हैं कि इससे होता क्या है। इन्होंने कहा कि अगर हम x की जगह पे 1 लिखेंगे तभी जो है ये दोनों जमा होके 6 बनेंगे, और तभी जो है 6, अगर 5 को उधर ले जाओ तो 6 माइनस 5 1, मतलब कि ये बराबर आ जाएगा। तो बस यही था इसमें जो है वो समझने वाली बात कि ये तो हमने सीख लिया कि हल ज्ञात कैसे करना है, चर का मान ज्ञात करो तो वही समीकरण का हल होगा। कैसे ज्ञात करना है वो बाद में सीखेंगे, लेकिन होता क्या है वो हमने सीख लिया। अब दूसरी लाइन जो यहाँ पर कहने वाले हैं, ये क्या कहने वाले हैं, तो पहले लाइन सुनते हैं फिर उसको समझेंगे कि समीकरण का जो हल होता है वही समीकरण को संतुष्ट करता है, वही समीकरण को सेटिस्फाई करता है। अब समीकरण को सेटिस्फाई करने से क्या मतलब हुआ, तो समीकरण कहता क्या है, समीकरण हमें बार बार ये कहता रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चों वो हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर है। इस बात को हमें कौन बताता है, तो ये समीकरण बताता है। तो जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया था, x प्लस 5 बराबर है 6, तो इसका हल 1 था। क्यों 1 था, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर 1 लिखा, जब मैंने 1 जमा 5 किया, तभी मेरे पास, अभी इसको ये वाला 6 मैंने ये उतारा है, इसको अभी मैंने जमा नहीं किया। ध्यान से सुने, ये जो मैंने यहाँ पर 6 लिखा, ये मैंने इसको नीचे उतारा है, इन दोनों को मैंने अभी जमा नहीं किया। अभी मैं इनको जमा करके लिखूंगी, तो इनको जमा करके आया 6। हाँ, और हमारा जो बराबर है कि उस पार बैठा था वो भी था 6। तो देखिए, जब मैंने यहाँ पर 1 लिखा तभी ये समीकरण संतुष्ट हुआ। समीकरण कब संतुष्ट होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, जब उसका ये वाला जो पक्ष है वो राइट हैंड साइड के बराबर जब होती है, तभी हम कहेंगे कि ये समीकरण संतुष्ट हुआ। ठीक है, तभी हम क्या कहेंगे, ये समीकरण संतुष्ट हुआ। कब? x बराबर है 2। x बराबर है 2 क्यों बेटा 2 नहीं आएगा, एक मिनट। ठीक है, क्या होता है, जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी तभी हम कहेंगे कि समीकरण संतुष्ट हुआ। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इस 1 की जगह पर यहां पर लिख दूं, मैंने लिया, मेरा प्रश्न अभी भी वही है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब मैंने x की जगह पर यहां पर 2 ले लिया, 2 ले लिया, यहाँ पर 5 ले लिया, और यहाँ पर तो 6 ही था, ये मैंने इसको यही नीचे उतारा है। इनको जमा करके 7 आया और बराबर है कि उस पार था 6। तो क्या 7 और 6 कभी आपस में बराबर हो सकते हैं?
क्या आप नो मैम। क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हुई? नो मैम। नहीं नो हुई। मैम। तो इसका No, मतलब हमारा जो समीकरण है वह भी संतुष्ट नहीं हुआ। हमारा जो समीकरण है वो भी संतुष्ट नहीं हुआ। कब वो संतुष्ट होता है? कब संतुष्ट होता है बताएं फटाफट से। जब मैम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। हाँ जब ठीक है। मैम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होती है। समीकरण संतुष्ट होता है। समीकरण संतुष्ट होता है कब? तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि ये संतुष्ट हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा जब हमने x की जगह पे 1 लिखा तो हमारी बराबर साइड आ गई थी। जब हमने x की जगह पे 2 लिखा तो हमारी अलग अलग साइड आई। तो समीकरण किस केस में संतुष्ट हुआ? तो पहले केस में ये संतुष्ट हुआ, दूसरे केस में संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो बस यही मैंने आपको ये लाइन समझानी थी। बाकी अब देखते हैं आगे इसके उदाहरण। तो चलिए इसी लाइन के मुताबिक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या x बराबर है 3 इस समीकरण का हल है? समीकरण का हल वो कब कहलाया जाएगा? जब वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो पता कीजिए कि अगर आप x की जगह पे 3 लिख रहे हो तो क्या इसकी दोनों साइड बराबर आ रही हैं? अगर आ रही यस मैम। ठीक है, तो हम कहेंगे समीकरण संतुष्ट हुआ। और जब समीकरण संतुष्ट हुआ तो ये उसका हल माना जाएगा। पर अगर वो संतुष्ट नहीं होता तो हम कहते कि नहीं, ये इसका हल नहीं है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। 2 की जगह पे 2 लिखेंगे, x की जगह पे इन्होंने कहा कि 3 लिखो। तो 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं पहले तो ये बताइए। मैम गुणा। गुणा हो रहे हैं। ठीक है, वैल्यू हो रहे हैं गुणा। तो हम लिखेंगे 2 गुणा में x की जगह पे हमने लिखना है 3 और माइनस के 2 को ऐसे कैसा ही लिखेंगे और ये बराबर है में 4 है। उस तरफ लिखा गया है 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब इसको हल करोगे तो 4 ही आना चाहिए। ये कंपल्सरी है, ये बहुत जरूरी है। तो करते हैं हल। 3 दूनी होता है 6, -2 का -2 बराबर है कि उस पार 4 है तो 4 ही रहेगा। 6 में से 2 को माइनस किया तो 4 आया और बराबर है कि उस पार 4 ही था। तो यहाँ पर हमारा समीकरण हो चुका है संतुष्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। इसलिए हम कहेंगे कि ये इसका हल है या नहीं। मैम है और संतुष्ट भी करता यस, है। ये इसका हल है और हल ही एक समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है बेटा, हाँ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, आपको क्या समझ नहीं आया? आपको पूरा शुरू से समझ नहीं आया या कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से आपको समझ नहीं आया? एक बार ये बता दें पायल। माइक ऑन करके बता दो, माइक ऑन करके बोल दो कि ये सवाल समझ नहीं आया या पीछे वाला जो पढ़ा था वो भी समझ नहीं आया। मैम ये समझ में नहीं आया। चलो, यहाँ पर हमसे पूछा इन्होंने कि ये पूछ रहे हैं कि क्या, तो इसको जूम कर देती हूँ। ये पूछ रहे हैं क्या x बराबर है 3। ये पूछ रहे हैं अगर जो अब आप जो है वो x की जगह पे 3 लिखोगे तो क्या ये चीज इस समीकरण का हल कहलाई जाएगी। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि क्या हम x बराबर है 3 को इसका हल कहेंगे। तो समीकरण का हल कौन होता है? समीकरण का हल बेटा वही संख्या होगी या वही नंबर होगा जो लेफ्ट हैंड साइड को, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड के बराबर करके दिखाएगा। ठीक है, जो क्या करेगा, इस पक्ष को इस पक्ष के बराबर जो कर देगा उसको हम कहेंगे कि हाँ यही है हमारे समीकरण का हल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये x की जगह पे जब हम 3 रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर अगर नहीं हो पाई तो हम कहेंगे कि ये इस समीकरण का हल भी नहीं है। ठीक है, अभी आपको ये पता लगा कि क्या कंडीशन होती है। हल किसको कहेंगे? हल उसी को कहेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करके देता है। ठीक है, ये समझ आ तो बेटा वाई टाइप कर दो या फिर माइक ऑन करके बता दो कि हल कौन होगा जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करेगा। पायल बेटा आपसे मैं पूछ रही हूं।
चलो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, चलिए पर इसको समझते हैं आगे। तो हल कौन होगा? जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर रख के बताएगा। तो हमने क्या किया, हमने x की जगह पे 3 लिखा। क्यों? क्योंकि सवाल में कहा गया है, सवाल में कहा गया है कि x की जगह पे 3 लिखो। तो मैंने यहाँ पर 2 का 2 लिख दिया और x की जगह पे मैंने लिख दिया 3। ठीक है, x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 3, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहा गया था। 3 लिख लिया। अब क्या करना है? अब -2 का -2 ऐसे कैसा नीचे उतारेंगे और बराबर है का 4 भी ऐसे कैसा नीचे उतारेंगे। ठीक है, ये भी सवाल का था, ये भी सवाल का है। बस ये 3 मैंने कहां से लाया? तो मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था, इसलिए मैंने किया। अब हमने क्या करना है? अब हमने इस चीज को हल करना है और ये पता करना है कि क्या ये 4 के बराबर आएगा। अगर ये 4 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे हाँ ये इस समीकरण का हल है। लेकिन अगर ये 4 के बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे ये समीकरण का हल नहीं है। बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, क्लास को लेफ्ट करके एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, पहले तो 2 की गुणा 3 से की, तो 2 3 आ गया 6 और -2 का -2 मैंने ऐसे कैसा लिख दिया। बराबर है कि उस पार कौन है? बराबर है कि उस पार 4 है, तो 4 को मैं ऐसे कैसा ही लिखूंगी। ठीक है, अच्छा सभी को मेरी वॉइस कट कट के आ रही है क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, 4 का 4 लिख दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा और बराबर है कि उस पार भी 4 ही था। तो यहाँ पर क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। किसकी वजह से? तो इस 3 की वजह से। 3 ने ये कर दिखाया और अगर इसने इन दोनों को बराबर कर दिया है तो इसका मतलब यही इस समीकरण का हल है। ठीक है, अभी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो फिर से आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हैं। अगर आपके अब सारे डाउट क्लियर हो चुके नो मैम। तो वाई टाइप कर दो, डाउट है No, तो ma'am. माइक ऑन करके पूछे। ठीक है, बाकी बच्चे माइक ऑन नहीं नो बेटा, बाकी बच्चे माइक ऑन नहीं करेंगे, जिसका डाउट है वही माइक ऑन करके बोले। ठीक है, बाकी बच्चे चैट में लिख लें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी आगे। हमने सीखा समीकरण का हल क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि समीकरण के हल को निकालते कैसे हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये इस समीकरण का हल निकाल रहे हैं अंक गणितीय संक्रिया द्वारा, जो कि बहुत लंबी और बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाली होती है। ठीक है, तो करते हैं इसको हम ट्राई अभी कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अंक गणितीय संक्रिया कहती है कि जिसका आपने मान निकालना है। देखो हमें कहा कि इस समीकरण का हल करो और हल हमें पता है किसका मान निकालना होता है, तो x का। मतलब हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो अंक गणित संक्रिया ने कहा कि अगर आप x की वैल्यू को निकालना चाहते हो तो इस x को अकेला करो। क्या करो? इसको अकेला छोड़ो। कैसे अकेले छोड़ना है? तो हमें पता है हम इसको परे भेज देते थे, इसको भी परे भेज देते थे, x अकेला हो जाता था। लेकिन अंक गणित संक्रिया कहती है कि नहीं, इस तरह से नहीं, मैं जो तरीका बताऊंगी उस तरीके से हल करो। ठीक है, हमने कहा करते हैं। तो 2x को मैंने 2x लिख लिया और -3 का -3। अब मुझे 2 को यहां से हटाना है और -3 को यहां से हटाना है। तो अंक गणित संक्रिया ने कहा कि -3 को यहां से हटाने के लिए इसको 0 के बराबर बनाओ। अब -3 को मैं 0 कैसे बना सकती हूँ? क्या मैं इसके साथ करूं कि ये 0 बन जाए? +3। इसका +3। ट्रिक तो इसकी ट्रिक यही होती है कि जो निशान, जो चिन्ह आपकी संख्या के पास है उसके बिल्कुल उल्टे चिन्ह की सेम संख्या लो तो ये कट जाएगा। जैसे यहाँ पे -3 था और मैंने यहाँ पर जमा के 3 को अपनी मर्जी से इंक्लूड किया, अपनी मर्जी से मैं इस जमा के 3 को यहाँ पर लेके आई। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी सेम वही चीज करो। तो मैंने अपनी मर्जी से क्या किया? मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर जमा कर दिया 3, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे जमा करना पड़ेगा 3, क्योंकि ये दोनों कभी भी अकेले काम नहीं करती। जैसे अंश और हर में होता था ना कि हर में कुछ गुणा किया तो अंश में भी करना पड़ता है, तो वैसे ही इन दोनों में भी होता है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करोगे तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में कुछ करोगे अपनी मर्जी से तो लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो कर दिया हमने, दोनों जगह जमा 3। अब करते हैं इसको हल। तो 2x का 2x बच जाएगा और ये कट गया, जमा के 3 से -3 कट के बच गया 0। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 3 घटा दो तो 0 आ जाएगा। तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं, सीधे बराबर है लिखते हैं। 5 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया? 8। 8 8। ठीक है, 8 आ गया। ठीक है, अभी देखते हैं। तो
अब हमने इस 2 को भी यहां से हटाना है पर अंकगणित संक्रिया के द्वारा। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि 2x के साथ गुणा कर रहा है, इसको कैसे हटाएं? तो अगर मैं इसको 2 से ही भाग दे दूं तो ये कट के कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा, और 1 की गुणा x में करेंगे तो x रह जाएगा अकेला। ठीक है, मतलब आपने बस इतना याद रखना है कि अगर ये चीज ऊपर इसके साथ गुणा कर रही है तो इसको यहां से हटाने के लिए सेम संख्या लो पर उसको उससे भाग कर दो। ठीक है, 2 था, x के साथ गुणा कर रहा था, इस 2 को मैंने यहां से हटाना है तो मैं 2 से ही इसको भाग दे दूंगी। अब मैंने यहां पर 2 से भाग दिया तो मुझे एक और जगह भी यही सेम चीज करनी है। कहां पर करूं? मैम राइट हैंड मैम साइड। राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मुझे बटा 2 करना पड़ेगा क्योंकि ये रूल है, ये नियम है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें सभी को पता है कि अंश और हर आपस में कट जाते हैं तो काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो कट कटा के हमारे पास क्या बच गया? कट कटा के हमारे पास बच गया x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4। लेकिन ये तो चलो बहुत ही छोटा सवाल था, बहुत छोटा। अगर हमें बड़े बड़े सवाल आ जाएं तब तो हम यही सब करते रह जाएंगे, पहले 3 जोड़ो, इसको घटाओ, इसको गुणा करो, इसको भाग करो, तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम इस मेथड का यूज ना करके एक इजी और सरल से मेथड का यूज करते हैं जिसको कहते हैं पक्षांतरण विधि या फिर ट्रांसपोज मेथड। तो ये मेथड बस हमने सीखा क्यों? ये चेक करने के लिए कि कितना लंबा और कितना कठिन है। कठिन नहीं कह सकते पर बहुत लंबा है। ठीक है, तो अब देखते हैं छोटा सा मेथड जिससे हम 2 मिनट में अपना आंसर सॉल्व कर लेंगे। उसका नाम है पक्षांतरण विधि। पक्षांतरण विधि कहती है कि इनके पक्षों को बदल दो। क्या कर दो? इनके पक्षों को बदल दो। तो करते हैं इसको सॉल्व। ये आप सभी ने बहुत अच्छे से अपने स्कूल में की है पर इसको एक बार फिर से हम समझेंगे। 2x - 3 बराबर है 5। तो हमने क्या किया, यहां पर भी सेम चीज करेंगे। इस x को हमने अकेला छोड़ना है। x जिसका भी मान ज्ञात करना होता है उसको हमेशा अकेला छोड़ो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से -3 को और 2 को बारी बारी बराबर है कि उस पार भेजेंगे। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले किसको भेजे। तो सबसे जरूरी मैम चीज है, -3 को। ठीक है, अभी तो आपको पता है लेकिन इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, उसको भी ध्यान याद रखो कि 2 और x पहले से ही एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं तो हमने इनको अलग करना था। अब इनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है तो पहले क्या करेंगे, पहले जो पहले से ही इस x से दूर है वो कौन है? 2 है या 3 है? मैम 3। 3 है। देखिए 2 तो कितने करीब है लेकिन 3 कितना दूर है। तो जो चीज हमारे चर से, हमारे x से पहले से ही दूर बैठी हुई है उसको सबसे पहले अलग करो या उसको सबसे पहले बराबर है कि उस पार भेजो। किसको? जो x से सबसे दूर है। तो मैंने क्या किया, 2x साथ साथ थे, इनको ऐसे का ऐसा ही लिखा। इसको मैंने बराबर है कि उस पार भेजना है तो ऐसे कैसे भेजते हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 2x लिख लिया, इसको अभी भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अगर मैं इसको भूल जाऊं तो इसके बाद मैंने क्या लिखना है, इसके बाद मैंने बराबर है का निशान लगाना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुने, ये गलती बहुत बार आप करते हो और बहुत से बच्चे करते हैं। तो वो इसको जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में लिख लेंगे 3 जमा 5 या -3 जमा 5 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे जल्दी जल्दी में बिना सोचे समझे कि क्या लिख के आ गए, और फिर हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन गलत। तो इसके लिए भी एक ट्रिक याद रखनी है आपने कि बराबर है के साथ जो चिपका हुआ है, बराबर है के साथ जो चीज लिखी गई है वो अपनी जगह को नहीं छोड़ेगी। बराबर है के बाद अगर 5 था तो बराबर है के साथ में 5 ही लिखना है, 3 नहीं आएगा। 3 बिल्कुल ना लिखें, कौन आएगा? 5, क्योंकि ये दोनों साथ थे तो 5 ऐसे कैसा रहेगा। जब 5 कहीं जा ही नहीं रहा तो 5 अपनी जगह क्यों बदले? 2x कहीं नहीं गया तो 5 भी कहीं क्यों जाए? कौन जा रहा है? ये -3 यहां से जाने वाला है तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। 5 या फिर बराबर है के साथ जो संख्या है वो अपनी जगह नहीं बदलती है, तो इसको उस पार भेजोगे तो इधर भेजना, कभी भी बराबर है के साथ मत लिखना। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में पर क्वेश्चन करते वक्त इसको हमेशा बच्चों याद रखना है क्योंकि बहुत से बच्चे गलती करते हैं। अब देखो यहाँ पर 3 के साथ था माइनस का निशान, जब ये बराबर है कि उस पार चला जाएगा तो कौन सा निशान लेके जाएगा? मैम प्लस का। प्लस का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 बराबर है के साथ लिखेंगे बिल्कुल चिपका के 5 और 3 जाएगा इधर और अपने साथ लेके आएगा जमा का निशान। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व।
2x का 2x, 5 में 3 जोड़े तो आ गया 8। अब हमने क्या करना है, तो अब इस 2 को भी उस पार भेजना है। तो कुछ बच्चे फिर से यहाँ पे गलती कर देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 2 गुणा 8 या फिर 2/8। ऐसा ना करें। बराबर है के साथ कौन चिपका हुआ है, कौन आएगा? 8 8 8 आएगा। ठीक है। अब 2 को हमने उस तरफ भेजना है, हमें दिख रहा है 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है, तो जब 2 बराबर है कि उस पार जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। अब भाग करने के लिए आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लो या चाहे तो इसको 8/2 लिख लो, उत्तर दोनों के सेम ही आएंगे, पर बटे में लिखोगे तो काटने में आसानी रहेगी, है ना। तो इसलिए इसको आप बटा भी लिख सकते हो या भाग का निशान भी दे सकते हो, आया ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया बटे में, या आप ऐसा भी देख सकते हो कि जब ये 2 के साथ गुणा कर रहा था तो ये अंश में था। किसमें था? अंश में था। जब ये x को छोड़ के बराबर है कि उस पार जाएगा तो ये हर में चला जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ये अंश में बैठा था, वहां चला गया, तो इसको हमने हर में ही लिखना है। चलिए तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। कितना आ जाएगा? तो इसको काट के आ जाएगा उत्तर में 4, बराबर है 4। इसका मतलब जो हमारा x है वो किसके बराबर है? x बराबर है 4 के। इसको सॉल्व करके भी यही आया, और जब हमने अंकगणित संक्रिया की थी तो इसको सॉल्व करके भी यही आया था। अभी आपको लग रहा होगा कि दोनों ही बहुत लंबे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा, इसलिए आपको लंबा लग रहा है। खुद से आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तो बहुत छोटा है। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और ध्यान रखिएगा, बराबर है कि इस तरफ अगर माइनस है तो जब बराबर है कि उस पार वो जोड़ेगा, जमा बन जाएगा। ठीक है। बराबर है कि इस तरफ अगर उसके पास जमा का निशान है तो बराबर है कि उस पार माइनस बन जाएगा। बराबर है कि इस तरफ अगर वो गुणा कर रहा है तो वहां जाके करेगा वो भाग, और बराबर है कि इस तरफ अगर भाग कर रहा है तो वहां जाके करेगा वो गुणा। ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन करें और मुझे अपना आंसर बताएं। चलिए सभी इसको सॉल्व करें अच्छे से और अपना आंसर मुझे बताएं। मैम कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं? ठीक है, कैमरा ऑन करके दिखा दो, पर आंसर नहीं, पूरा बताना है। पूरा किसको आप कहाँ लेके गए वैसा पूरा लिखें। ठीक है, सिर्फ आंसर ना लिखें। सिर्फ आंसर तो चैट में भी आप लिख सकते हो। तो पूरा अच्छे से सॉल्व किया हुआ कि हाँ पहले 5x को मैंने अकेला छोड़ा, 10 को उधर ले गए, फिर ऐसा किया, फिर वैसा किया। ठीक है, सब कुछ। x is equal to 16 16 16 yes मैम नहीं, थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। बाकी बच्चे बताएं आपका आंसर कितना आ रहा है? मैम हमारा सही है 14x। हाँ जी, 14। देखो 10 यहाँ पर माइनस का है बेटा, तो वहां जाके वो माइनस नहीं रहेगा, वहां जाके वो प्लस का हो जाएगा। 10 यहाँ पर माइनस का है तो उसको जो आप उस पार भेजोगे तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, दोनों जगह वो माइनस का नहीं रहेगा। 70 और 5। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। प्रिया आपका आंसर ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना था। बहुत ही इजी है। x बराबर है 4 बेटा, 4 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा प्रदीप। हाँ 14 है। देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला छोड़ना है। अकेला छोड़ने के लिए क्या करते हैं, इन चीजों को इससे दूर करते हैं। तो पहले मैंने लिखा 5x, पहले मैं इस 10 को दूर करूंगी। क्यों? क्योंकि ये पहले ही x से दूर है, तो इसको पहले दूर करो। फिर मैंने लगा लिया यहाँ पर बराबर है का निशान, और इसके बिल्कुल साथ में मैं 60 लिखूंगी, क्योंकि 60 अपनी जगह को नहीं बदलेगा। बराबर है के साथ है तो बराबर है के साथ ही रहेगा।
10 ने अपनी जगह बदली, 10 जो है वो यहां से यहां को गया, तो यहां इसके पास माइनस का निशान था, जब बराबर है कि उस पार जाएगा तो कौन सा निशान लेकर जाएगा, बताइए। प्लस। प्लस का, प्लस। ठीक है, प्लस का निशान। मैम फिर प्लस हमने क्या किया, तो 5x का 5x बराबर है, इनको का जमा कर दो, 60 जमा 10 आ गया हमारे पास 70। और अब हमने x को बिल्कुल अकेला छोड़ना है, तो x बराबर है आ जाएगा 70। यहाँ पर 5x के साथ गुणा कर रहा है, तो जब इसको हम वहां भेजेंगे तो ये भाग करेगा, ठीक है। अब इनको काट दो, सभी को 5 का पहाड़ा आता है, काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5। यहां पर हमें 7 चाहिए थे, लेकिन हमें कितने मिल पाए, हमें 5 एकम 5 ही मिल पाए। कितने बच गए, 7 चाहिए थे पर 5 एकम 5 ही मिला। 7 में से हम 5 ही काट पाए, कितने बच गए, तो 2 बच गए, तो 2 इसके सिर पे चला जाएगा, ये बन गया 20 और आ जाएगा 5 चौके 20, मतलब कि 1 और 4 मतलब 14, ठीक है। तो 14 इज द राइट आंसर। ये हमारे समीकरण का हल है। कैसे चेक करते हैं हल वो भी सीखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ एक क्वेश्चन पोल में कर ले हम, ताकि मुझे समझ आ सके कितने बच्चों को समझ आ चुका है। तो बिल्कुल साधारण सा सवाल देती हूँ, उसको अभी यहाँ पर करके दिखाओ, फिर पोल में भी वैसा ही क्वेश्चन आपको शायद आ सकता है। बिल्कुल साधारण सा सवाल। चलिए इसका आंसर बताइए, एक्स की वैल्यू कितनी है, चैट में बताना है, कॉपी चेक नहीं करूंगी, बिल्कुल इजी सवाल है, टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो थोड़ा सा हमारा, कॉपी चेक करके इजी है, मुझे पता है सभी का आंसर ठीक ही आने वाला है वैसे तो। इसका आंसर दो चैट में, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। एक्स, ठीक है। 15 का मैं 15 6। रहेगा, बराबर है के साथ चिपका हुआ, कौन उस तरफ जा रहा है, तो 9 जा रहा है, 9 जाएगा 15 से, बाद में साइन लेके जाएगा माइनस का, तो 15 में से 9 को माइनस करें तो 6 आ जाता है, ठीक है। इसको आपने चेक करना हो, अपना आंसर चेक करना हो कि सही आया कि गलत, तो बिल्कुल सिंपल है, एक्स की जगह पर 6 रख के देखो। एक्स की जगह पे 6 लिखा, 9 का 9 था, बराबर है कि उस पार था 15, इसको जमा करके भी 15 आया, बराबर है कि उस पार भी 15 है, दोनों उत्तर आ गए बराबर, दोनों साइड आ गई बराबर, इसका मतलब हाँ 6 ही सही उत्तर है। चलिए तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, y जमा 2 बराबर है 6, आपने बताना है y कितने के बराबर आएगा। क्वेश्चन मार्क है ये, इसको दो मत समझना, क्वेश्चन मार्क है, आपने इसको क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो बताना है। तो अभी आपका पोल ऑन होने वाला है, लेकिन तब तक सभी इसे अच्छे से हल कर लीजिए। चलिए बताएं अपना अपना आंसर फटाफट से, क्या आपका आंसर आ रहा है, जल्दी ना करें, आराम से करें, लेकिन ऐसा हल करें कि बिल्कुल सही उत्तर आए। जल्दी जल्दी ना करें, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पर ऐसा सॉल्व करो कि आंसर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं, तो अभी 9 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया, वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर दे दिया, और 10 बच्चों का आंसर अभी तक बिल्कुल सही है। 11 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, 11 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। सभी बच्चे अपना अपना आंसर अच्छा पोल में दे। अच्छा सागर बेटा आप देखें, आपको आपकी स्क्रीन पर नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं, सागर बेटा आपको नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करो, फिर आपको बहुत से ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। अगर आपके फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है, यस और नो बताएं एक बार, यस और नो बताएं। यस मैम। एक्टिविटीज पे बेटा क्लिक करो, तो आपको नजर आएगा वन पोल एक्टिव, देखो ऐसा वन पोल एक्टिव नजर आएगा, इस पे भी क्लिक कीजिए, तो आपको नजर आ जाएंगे 4 ऑप्शन। इसमें से जो ऑप्शन आपको लगा कि सही उत्तर जिस ऑप्शन में है उस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर नहीं लिखा गया होगा, लेकिन ऑप्शन लिखे गए होंगे, ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे सही वाले उत्तर पे, फिर आपने वोट पे क्लिक करना है। जब आप वोट पे भी क्लिक कर देंगे तो आपका आंसर मुझ तक पहुंचेगा, ठीक है। ओके मैम। तो अभी बताएं बेटा, अभी आपने आंसर दिया, एक बार आंसर दे के बताएं कि यस मैम मैंने आंसर दे दिया है, एक बार ऐसा कंफर्म कर लें। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास हैं 19 बच्चे, तो अभी 5 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें।
3 डॉट पे जाओ, फिर एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाओ, उसके बाद वन पोल एक्टिव नजर आ जाएगा, उस पर क्लिक करो। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 5, ऑप्शन नंबर सी में है 4 और ऑप्शन नंबर डी में है 8। इसमें से जो भी आपको लगता है सही आंसर है। कर दिया मैम। ओके बेटा, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही भी आया है, क्योंकि अभी अभी आपने आंसर दिया इसलिए मुझे पता लगा। नाम नहीं आता है इसमें, बस नंबर आते हैं। तो 15 बच्चों के आंसर आए, 13 बच्चों के सही, 2 बच्चों के गलत। कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल एंड हो चुका है और चैट हो चुके हैं ओपन। सभी बच्चे अपना अपना आंसर बताएं फटाफट से। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कर लेते हैं इसको सॉल्व एक बार। तो y की जगह पे y ही रहेगा, बराबर है के बाद किसको लिखें, 2 को या 6 को? 6 को। 6 को, ठीक है। और कौन है जो इस 6 के पास आ रहा है, वो है 2। 2 यहां से यहां को जा रहा है, तो इसका चिन्ह, इसका साइन कौन सा? माइनस। माइक ऑफ रखे, अभी अभी तो हमारी आवाज टकराएगी, ठीक है। तो इस 2 का चिन्ह कौन सा आ जाएगा? माइनस का, ठीक है। माइनस पर ये जमा का। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये जमा का था, यहाँ पर माइनस का। और 6 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा आंसर में 4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ये देखो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अभी अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो क्लास में बने रहें। तो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो क्लास को लेफ्ट कर दें। और एक बात ध्यान से सुने, नेक्स्ट क्लास में हम सेट एग्जाम का रिवीजन शुरू करने वाले हैं, तो सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास को जरूर जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। ओके बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।